लास्ट टाइम जो कि हम सब इसका क्वेश्चन जो कर रहे थे जो है, देखिए क्वेश्चन क्या है सर एनसीईआरटी से बनाइएगा। हाँ एनसीईआरटी बनाएंगे, लेकिन एनसीईआरटी लास्ट में करवाएंगे जो आपका, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इलस्ट्रेशन 1 नंबर में कह रहा है ऐसा, व्हेन ए पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वूल, कह रहा है कि जो है ना कि माने पॉलीथीन के पीस को जो कि रगड़ा जाता है किससे, या ऊन के कपड़ा से, ऐसा जो है, ठीक है। कह रहा है चार्ज ऑफ इतना को करा कि इतना कूलम का चार्ज जो है वह जो है कि डेवलप हो जाता है पॉलीथीन पर। पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आता है, देखिए आप याद कर सकते हैं कि जब हम पॉलीथीन को जब मैंने ऊन से रगड़ते हैं तो क्या होता है कि यह जो है कि आपको जो है कि चार्ज डेवलप हो जाता है किस पर, पॉलीथीन पर। पॉलीथीन पर कितना चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और यह चार्ज बता रहा है कि कितना आएगा, ठीक है। तो याद रखिए पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से ऊल पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है इतना कूलम का जो है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मास, कह रहा है कि मास क्या होगा व्हिच इज ट्रांसफर्ड टू द पॉलीथीन, कह रहा है जो पॉलीथीन से चला गया, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉलीथीन पर जो गया है, तो आप यहां पर पहले यह निकालिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालिए। तो आपको यह बतलाए हुए एक कूलम में आपको बतलाए हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डायरेक्ट जो है 6.25 × 10 के पावर 18, यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था एक कूलम में। तो आपके पास चार्ज कितना है, -2 × 10 के पावर -7, नहीं तो मतलब यह जो माइनस सिर्फ यह बतलाता है कि आएगा किया जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्या होगा। तो डायरेक्ट यह निकाल इतना कूलम में कितना हो जाएगा, तो 6.25 10 के पावर 18 into 2 into 10 के पावर -7, ये गुना करके कितना 6 12.5 और 10 के पावर कितना 11। ये आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। नहीं तो आप यह भी जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, आराम बोल दीजिए 9.1 into 10 के पावर -31 kg। नहीं तो आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 12.5 into 10 के पावर 11, कितना इलेक्ट्रॉन है आपके पास। नहीं तो यहां से इसका मास कितना हो जाएगा, 9.1 into 10 के पावर -31 into 12.5 गुणे 10 के पावर कितना आएगा, 11 गुना हो जाएगा आप सबसे, गुना होगा कि नहीं। आप इसको लगभग 10 मान लीजिए तो कितना हो जाएगा 125, गुना कर लीजिए जो है, तो आपका यह आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर जो है कितना जो आ रहा है कि एवरेज पता चल जाएगा, कर लीजिए तो यह जो आपका आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, जो नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन ट्राई किए हैं कि नहीं आप सब, सर से सॉल्व करेगा एकदम था। करा इलस्ट्रेशन 2 नंबर में कह रहा है कि 10 के पावर 12 अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। अल्फा पार्टिकल का यह नाम बतला, अल्फा पार्टिकल क्या है, यह न्यूक्लियाई है किसका, वो भी हीलियम का है, ठीक है। पर सेकंड जो माने इतना जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कहीं पर आ रहा है ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम इन व्हिच द स्फीयर गेट्स 2 माइक्रोकूलम चार्ज। नहीं कह रहा है कि वह टाइम बतलाइए जिसमें यह 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाएगा। देखिए पर सेकंड जो उतना अल्फा पार्टिकल्स आ रहा है, और एक अल्फा पार्टिकल्स कितना जो चार्ज देगा, अल्फा पार्टिकल है हीलियम 2+, नहीं तो एक अल्फा पार्टिकल्स कितना चार्ज देगा, जो है 2 ई चार्ज देगा। नहीं तो यह सोचिए कि मान लीजिए कि यह तो पर सेकंड इतना पार्टिकल जा रहा है, तो टी सेकंड में कितना पार्टिकल चला जाएगा, इन टी सेकंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगा, टी सेकंड में कितना हो जाएगा 10 के पावर 12 into t, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया अल्फा पार्टिकल्स। तो सो चार्ज कितना हो जाएगा, या जो चार्ज जो है या 2e गुने 10 के पावर 12 गुने या t, इतना चार्ज हो गया। लेकिन आपको बुक में कह रहा है कि यह चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम, तो 2 गुने 10 के पावर -6। नहीं अब यहां से सोल्व कर लीजिए, 2 गुने 10 के पावर -6 बराबर यह जो है, ठीक है। यह e को हम इधर ला देते हैं, 1 अपॉन e बोले तो 1.6 गुने 10 के पावर -19, इसका वैल्यू तो आपको डायरेक्ट याद है, ठीक है। अब इसके बाद क्या बच जाता है, e का सोल्व कर लिए, बटा या जो 2 ला दीजिए इधर, 10 के पावर 12 है उसको भी ला दीजिए इधर, t यहां रहने दीजिए। अब इसको सोल्व कर लिए, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका वैल्यू आप डायरेक्ट जानते हैं तो डायरेक्ट बोल दीजिए कितना हो जाएगा, हम बोलते हैं वह हो जाएगा 6.25 10 के पावर यह 18, और यह कितना हो जाएगा 10 के पावर -18। नहीं मतलब यह तो 1 हो जाएगा, बोलते t बराबर ये कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 6.25 सेकंड। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था ये। नहीं इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। देख लीजिए आंसर दिया हुआ है t बराबर कितना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इसका जो क्वेश्चन जो है कि
क्वेश्चन जो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से जो विद्यार्थी नहीं बना पाते इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है, और आप तो वैसे विद्यार्थी में से नहीं है। नहीं चलिए, लिनियर बॉक्स का क्वेश्चन आप सब किए हैं कि नहीं किए? तो क्या तो इसको कर क्या ये हम एक दो क्वेश्चन बस बतला देते हैं जो आपको जरूरत के लिए बतला देते हैं। देखिए यहाँ एक नंबर क्वेश्चन जो अभी बता रहे हैं तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई न्यूट्रल स्फीयर जहां से इतना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कह रहा है कि 10% इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स उसका 10% हटा दिया गया। नहीं मतलब हटाया गया इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, उसी का 10% ले लेंगे सीधा। नहीं तो आराम से सोल्व हो जाएगा। 5 × 10 के पावर 20 बच जाएगा, यानी 1/10 हो जाएगा। तो 10 पावर 20 बच जाएगा, यानी वह जब इतना रिमूव कर देगा तो वही तो चार्ज क्रिएट करेगा। नहीं तो फिर कह रहा है कैलकुलेट द चार्ज, तो कह रहा है कि चार्ज वहां से निकाल लेना है जो। नहीं तो नहीं समझना कि देखिए 5 × 10 के पावर 20 जो है इलेक्ट्रॉन बच गया। हटाया हुआ कितना है, हटाया हुआ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10% वहां से हटा दिया गया। नहीं मतलब उतना इलेक्ट्रॉन से हटा दिया गया तो बच मतलब इतना इलेक्ट्रॉन से हट गया, तो यह इलेक्ट्रॉन से हटा हुआ इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो उस पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बच कितना गया, वह जो बच गया उसका 90%। 5 × 10 के पावर 21 × 90/100 कर दीजिए, आपको आराम से हो जाएगा। यहां से कितना 9 × 5 = 45, 45 × 10 के पावर 20 इतना इलेक्ट्रॉन्स बच जाएगा। सोचिए यह सोचिए हम तो कह रहे हैं कि यहां जो एटम लेना है वह एटम यह ले लेते हैं या सोडियम ले लेते हैं। ठीक है, सोडियम के पास मान लेते हैं 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है शुरू में। नहीं हम कह रहे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाता है और 11 प्रोटॉन इसका बचा रहता है। नहीं तो चार्ज कितना होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं इस पर बचता है, मतलब हटा जो इलेक्ट्रॉन से हटता है वही चार्ज इस पर क्रिएट होता है। नहीं समझे, जो इलेक्ट्रॉन यहां से हटा चार्ज उसी के बराबर है, मतलब इसको क्या कहते हैं 1 प्लस आप कहते हैं क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हटा हुआ है तो जो हटा हुआ है उसके बराबर है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा वह चार्ज क्या होगा बता दीजिए, वह चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन से आएगा। तो यह जो आपका आ जाएगा 5 × 10 के पावर 21 × 10%, 10% बोल दिया नहीं कितना इलेक्ट्रॉन से हटा है, इसी इलेक्ट्रॉन से उस पर चार्ज आया हुआ है। तो बोलते हैं कितना हो जाएगा 5 × 10 के पावर 20। अब इतना जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया तो चार्ज कितना हो जाएगा, इसी में जो 6.25 ये इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो आप लोग जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना हो जाता है। नहीं तो इसमें जो गुना कर दिए किससे 5 × 10 के पावर 20 और एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम। तो यह जो गुना कर देगा आपका आंसर आएगा 16.86। बोले तो यह 8 × 10 के पावर यह एक ही ना, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 80 आ जाएगा। कारण कि यह जो चार्ज कितना हो जाएगा यह कूलम में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 80 कूलम चार्ज आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते थे। फिर से देखिए क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम CO2। 100 ग्राम CO2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लीजिए। तो देखिए ना कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, यहाँ पर कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन में 8 होता है, 8 × 16 मतलब एक अगर यह बताइए एक पार्टिकल होगा क्या है, अगर यह जो कि एक पार्टिकल होगा तो 16 × 6 22। नहीं यह जो 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक पार्टिकल्स में, तो 100 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल पाएंगे। नहीं तो वहां से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लेंगे आप और फिर वहां से उसके बाद जो है कि माने आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल के और 22 से गुना करें तो उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। CO2 का जितना वजन होगा क्या करें कि यहां से आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाल लीजिए CO2 का कितना आएगा, कितना आएगा बहुत आसान है। 100 बटा देखो इसका जो माने कितना होता है उसका 1 मोल का मास जो है 44 ना, तो 44 गुने एवोगाड्रो नंबर वह 1 मोल का है ना, तो 6.022 × 10 के पावर 23 इतना जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ गया। और एक पार्टिकल में 22 इलेक्ट्रॉन होता है तो 22 से भी गुना कर दीजिए और देखो कितना आसान दिया 22 × 44 नहीं और 2 से इसको काटा 3.011 और इसको गुना करें कितना 301.1 और 10 के पावर कितना आ गया 10 के पावर 23। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गया। चार्ज भी निकाल लेते आप, आपका आंसर देगा 3.01। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कम से कम हमसे नहीं बनवाइए, 100 से भाग के 100 से गुना कर दिए 10 के पावर 25 यही आंसर दिया होगा। तो ये सब क्वेश्चन आसान है, आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन कर सकते हैं उसको खुद कर लीजिए जो है। तो फिजिक्स में जो कि लास्ट टाइम जो काम सब उसको पढ़ लिए थे, अब जो कि हमको जो पढ़ना है वह क्या जो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आप 11th में भी पढ़े हैं कि वह जो कि क्या वहां पर जो आप पढ़े थे कि जो वेव का जो सुपर इंपोज जो हो रहा था नहीं, तो सुपर इंपोज करने का मतलब क्या होता है एक से अधिक मान दो या दो से अधिक वेव को एक साथ मिलना, ठीक है ना। वहां पर वेव के केस में यहाँ पर क्या होगा, सुपरपोजिशन का अर्थ एक से अधिक जो अगर पार्टिकल्स होगा तो वहां पर किसी एक जगह मान डिफरेंट डिफरेंट चार्ज के कारण मान लो बहुत सारा फोर्स है तो सभी का वेक्टर सम ही क्या कहलाता है, सुपरपोजिशन। जैसे ऐसा मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज Q0 है और यहाँ पर कोई चार्ज Q2 है, यहाँ पर कोई चार्ज Q3 है और यहाँ पर कोई चार्ज Q1 है, इस प्रकार से चार्ज दिया हुआ है। तो सोचिए इसके इस दोनों के कारण कुछ फोर्स होगा नहीं, मान लीजिए यह इस दोनों के कारण फोर्स जो आपका क्या है, यह F2 आ गया नहीं, यह Q3 के कारण जो फोर्स आ जाएगा इस पर क्या होगा, यह F3 आ जाएगा नहीं, और Q1 के कारण जो फोर्स आएगा वह क्या हो जाएगा, यह F1 आ जाएगा नहीं। तो वेक्टर सम करेंगे तो क्या तीनों को जोड़ के बराबर हो जाएगा नहीं, वेक्टर का तरीका से जोड़ेंगे नहीं। तो जब कहा कि इसका वेक्टर सम ही क्या कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है कि देखिए फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू डिफरेंट चार्जेस देन सम ऑफ दीस फोर्सेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें अच्छा तरीका से लिखा गया हुआ है, आप सिंपल तरीका में पहले सुन लीजिए क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बतलाता है कि देखिए the force on a charged particle is due to different charges then the vector sum of these forces is called principle of superposition। देखिए इसमें क्या लिए हैं, principle of superposition states that force on a charged particle due to number of point charges, माने बहुत सारे चार्जेस के कारण जो कि क्या है तो बहुत सारा जो फोर्स आ रहा है is the resultant force। resultant force बोलने का मतलब है होता है क्या होता है कि वेक्टर सम, रिजल्टेंट का मतलब है होता है क्या, वेक्टर सम का रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। सभी के अलग अलग निकाल दीजिए और उस अलग अलग जो आएगा उसका वेक्टर सम करना है, इज द ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। देयरफॉर फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू मेनी चार्जेस इज गिवन बाय। इस प्रकार से जो मान लीजिए सभी चार्ज के कारण जो फोर्स होगा वह क्या होगा, तो दैट इज एफ नेट या इसी को रिजल्टेंट फोर्स कहते हैं। यह क्या हो जाएगा आपका बोल दीजिए, तो वेक्टर सम ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट डॉट जितना भी चार्ज पार्टिकल होगा सबके कारण अलग अलग जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इसके बेस पर तो किसी न किसी रूप में प्रत्येक साल क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। आपको एक आसान क्वेश्चन देते हैं, देखिए आप सोचिए करिए इसको, यह क्वेश्चन बतलाते हैं जो लिखे हुए क्वेश्चन जो है यह किसी ईयर का आईआईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बहुत आसान है, आप करिएगा ना तो यह सेकंड नहीं लगेगा बन जाएगा आपसे, क्योंकि आपको ऑप्शन से पता चला होगा। देखें ना इसका पहला ऑप्शन करा है 0, दूसरा ऑप्शन करा है लॉन्ग डायगोनल और मान लीजिए डायगोनल हुआ परपेंडिकुलर करता है। तो जैसा क्वेश्चन था पहले आप उसका फिगर सोचिए, फिगर अगर इसका इमेजिन कर पाएंगे ना तो क्वेश्चन बन जाएगा। कह रहा है कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी। यह क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि यह जो हमारे सेंटर पर ऐसा कोई चार्ज रखा हुआ था, यहाँ पर -2q चार्ज है, यह पॉइंट ए है। यहाँ पर क्या है आपका जो है यहाँ पर डी पॉइंट है, डी यहाँ पर है, ऐसा करें इस पर प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका बी पॉइंट है। इस पर करा कि यहाँ पर जो कि सी पॉइंट है चार्ज कितना है -q है और यहाँ पर जो है कि कितना है डी पॉइंट है और चार्ज कितना है +2q है। तो सोचिए यहाँ पर जो कि ऐसा करा कि जो कि सेंटर पर क्या है कोई पॉजिटिव है, तो सोचिए इस दोनों के कारण जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा प्लस माइनस के बीच अट्रैक्टिव होगा, तो अट्रैक्टिव सोचिए यह किस दिशा में होगा, अट्रैक्टिव मतलब यह चार्ज पार्टिकल इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो इस दिशा में होगा नहीं। और सोचिए इसके अब इसके कारण निकालते हैं, इसके कारण क्या होगा, इसके कारण यह भी अट्रैक्ट करेगा इसको और यह मान लीजिए कि अगर यह एक फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है तो यह 2f फोर्स अट्रैक्ट करेगा नहीं। अब सोचिए इसके बाद क्या होगा, आसान है। इसके बाद देखिए -q के लिए हम ये कर रहे हैं तो यहाँ पर +q के कारण यहाँ पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो यह दोनों यहाँ इस दोनों के कारण क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। मतलब यह फोर्स कितना हो जाएगा, यह भी आपका F ही होगा क्योंकि दोनों q ही था। और सोचिए यहाँ पर +q है और यहाँ सेंटर पर प्लस है, मतलब यह रिपल्सिव होगा और कितना होगा 2f फिर से रिपल्सिव होगा, मतलब यह कितना होगा, यह जो कि 2f हो जाएगा। अब सोचिए तो इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसका मतलब हमको लगता है कि क्या है कि यहाँ पर अगर इसको बात किया जाए इस प्रकार से सोचिए, अगर इसको हम माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोचिए एक तो इस दिशा में आपका जो कि f हो जाएगा और दूसरा वाला ऊपर की दिशा में कितना हो जाएगा, यह भी f हो जाएगा। देखिए यह कितने विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा है, नेट फोर्स यही होगा
ठीक है ना। नेट फोर्स देखिए यही होगा। अब ऐसा करें, देखिए यह जो आपका F और इसमें से आगे घट जाएगा, नहीं नीचे के समय कितना हो जाएगा, यही F, सिमिलरली इस प्रकार से कितना हो जाएगा F। अब इस दोनों का भी रिजल्टेंट लेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, जो आप देख पाएंगे, जो रिजल्टेंट क्या होगा इसका, इस दोनों का रिजल्टेंट इसके बीचों बीच होगा और ऐसा हो जाएगा, नहीं। और यह जो कितना, यह जो √2f डायरेक्ट था, √2f यह डायगोनल हो गया ना, जो कि 90 डिग्री पर है। अब यहां से जो भी होगा, लेकिन आपसे ऐसा जो मैग्नीट्यूड पूछ भी नहीं रहा है, आपसे यह कह रहा है कि सिर्फ डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ पर डायरेक्शन किधर आया है, यह ऐसा डायरेक्शन आया है, मतलब यह AB लाइन का परपेंडिकुलर है। यह कह रहा है 0, क्या यह ऑप्शन होगा, नहीं। कह रहा है अलोंग डायगोनल AC, कह रहा है AC का दिशा में डायगोनली क्या यह है, नहीं। उसको कह रहा है अलोंग डायगोनल BD, कह रहा है BD के अलोंग है, यह भी गलत है। लेकिन D में देखिए क्या कह रहा है, परपेंडिकुलर टू साइड AB, AB के परपेंडिकुलर दिशा में, यह AB और परपेंडिकुलर, नहीं, मतलब मेरा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, D ही होगा। देखिए यह भी कंफर्म कर लीजिए कि बाकी ऑप्शन गलत है और यही ऑप्शन सिर्फ सही है। दो तरीका से हमेशा सोचिए, बाकी ऑप्शन गलत क्यों है और यह सही क्यों है, ठीक है। कर पाएंगे तभी जो कि आपसे जो मैंने अच्छा तरीका से क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ये समझ में आ गया, इसको नोट करने के लिए कुछ भी नहीं, समझने के लिए बहुत कुछ है इसमें। आया समझ में? पक्का ना? अब थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं, नीट वाले इसलिए कहते हैं कि आसान लेवल का क्वेश्चन जो कि आपका जो लेवल है, अब जो है क्या होगा, थोड़ा सा मेहनत करेंगे ना तो बन जाएगा। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मैं आंख बंद करके बना देंगे जो है, लेकिन क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। लेकिन अब आसान बनाने से आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में जो लेवल आता है आप उसी लेवल पर हमेशा जो मंथन करिए जो है, तो उससे ऊपर भी जाने की जरूरत है, हाँ, लेकिन उससे नीचे आप नहीं आएंगे। थोड़ा बहुत ऊपर जाएंगे तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन नीचे आएंगे तो आपको दिक्कत है। चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक क्या बचता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोले तो क्या है, देखिए नेक्स्ट चैप्टर माने नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड का एक और नाम क्या देता है बुक में, क्वेश्चन के रूप में देता है, मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। मतलब इंडक्शन वर्ड का एक और मीनिंग क्या हो गया, फील्ड हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक माने इलेक्ट्रिक इंडक्शन कभी नहीं आता है, लेकिन मैग्नेटिक इंडक्शन बहुत टाइम्स लिखा होता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन उसी को कहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब फील्ड ही क्या है आपका, इंडक्शन है। इस वर्ड को ध्यान रखिए, इंडक्शन का क्या मीनिंग ले रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने पूरा फिजिक्स में हम देख लिए हैं कि कहीं इलेक्ट्रिक मैग्नेट या जो इंडक्शन कहीं नहीं लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इंडक्शन लिखा होता है। तो मैग्नेटिक इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड ही है, ठीक है। मतलब फील्ड का माने दूसरा का मीनिंग क्या हो गया, इंडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि वैसा फील्ड जो इलेक्ट्रिक का हो उसी को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। मतलब वह फील्ड जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल क्या करे, अगर इंटर्स करता है और वह फोर्स अनुभव करे, वह फील्ड, वह क्षेत्र जिसमें क्या है कि कोई चार्ज पार्टिकल फोर्स को अनुभव करता है, देन दिस फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोले, कोई चार्ज पार्टिकल, वैसा फील्ड जिसमें जो कि चार्ज पार्टिकल क्या है, एक्साइटेशन माने बेचैनी फील करे, उस पर कोई फोर्स जो अनुभव करने लगे, तो वैसे फील्ड को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और जो कि देखिए ऐसा ही लिखा हुआ है, द रीजन मतलब वॉल्यूम, रीजन मतलब क्या है, वॉल्यूम मतलब क्षेत्र, इन विच इफ ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स, अगर क्या है वह क्षेत्र जिसमें कोई चार्ज पार्टिकल इंटर किया, प्रवेश किया, एंड इट एक्सपीरियंस, और वह एक्सपीरियंस करने लगता है किस टाइप का फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन दिस रीजन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस रीजन को, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे हम सब, इलेक्ट्रिक फील्ड। वह फील्ड जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को अनुभव करता है, तो उस फील्ड को क्या कहेंगे हम सब, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एनी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सराउंडिंग क्रिएट्स, कि कोई भी एनी चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है इन इट्स सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में क्या करता है, क्रिएट्स। याद रखिए इस वर्ड को, प्रत्येक वर्ड से क्वेश्चन आता है। जब हम यह जो मैंने आप बोर्ड के लिए नहीं करते हैं, अगर बोर्ड के लिए आप तैयारी करते हैं तो आपको दिखलाते हैं कि किस स्टेप से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन नीट में तो आपको ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है, तो देखिए थ्योरेटिकल से कम क्वेश्चन उठाया जाता है, लेकिन नीट में थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो क्या करता है, तो कोई भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, क्रिएट्स करता है या प्रोड्यूस करता है, क्या तरह की एन इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं क्या है कि सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, चार्ज पार्टिकल, दैट इज चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर सकता है, चार्ज पार्टिकल, वो भी कौन चार्ज पार्टिकल, जो रेस्ट में हो, नहीं पीछे डेफिनेशन में प्रॉपर्टी में लिखा गया है कि चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड और ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड।
अगर जो रेस्ट में है तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड वो प्रोड्यूस करेगा। अगर जो यूनिफॉर्म्स होगा तो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक। नहीं, अगर एक्सेलरेट करे तो एनर्जी को वह इमिट्स करता है, नहीं रेडिएट्स करता है। तो यहाँ से याद कर लीजिए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन है, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होता है चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन नहीं जा सकता है, इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्या वर्ड कर रहा है, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अपने पूरे सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करेंगे, मतलब पूरे फिजिक्स 12 के पूरे फिजिक्स में ई वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक फील्ड हो गया, और यह जो कि क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हो गया। लेकिन आगे से हम क्या करेंगे, मान लीजिए इस टॉपिक के बाद जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वो सिंपल नहीं है, वो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे हम कभी कहते हैं कि कुछ पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या होगा, स्पेस हो गया। लेकिन हम आपसे कभी पूछते इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो आपको जवाब देना होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो देखिए द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो किसी फील्ड में जो फोर्स अनुभव करे, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट चार्ज जितना फोर्स अनुभव करेगा वही फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या कह रहा है कि यूनिट चार्ज, मान लीजिए क्यू चार्ज एक फोर्स को अनुभव कर रहा है, नहीं तो यूनिट चार्ज कितने फोर्स को अनुभव करेगा, 1/q। और इसी को कह रहा है कि यूनिट चार्ज जो फोर्स अनुभव करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो गया, 1/q। और यह भी पूछा जा चुका है, ये फार्मूला बोर्ड में जो है देखिएगा पूछा जा चुका है। तो यहां से आगे आइए, देखिए क्या कहता है यहां से, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम सोर्स चार्ज। करा के कोई सोर्स चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा है, देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है आपसे ड्यू टू सम सोर्स चार्ज, कोई सोर्स चार्ज है उसके कारण एट ए पॉइंट। और हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर पूछा जाएगा, किसी जगह पर आपसे पूछा जाता है कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो वह जो हम सब डिफाइन करते हैं कैसे, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। कि उस किसी जगह पर वहां पर क्या करिए, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आपको, उस जगह पर क्या करिए आप जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए और देख लीजिए कि वह फोर्स कितना अनुभव करता है। वह जो फोर्स अनुभव करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो देखिए हम इसको एक्सप्लेन ऐसे करते, देखिए कि मान लीजिए कि एक सोर्स चार्ज है, ठीक है ना, हम सोर्स चार्ज को ऐसा दिखा दिए, कोई पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, फिलहाल पॉजिटिव इसलिए दिखाते हैं क्योंकि रिपल्सिव दिखाएंगे। मान लीजिए कि यहां से आपको ऐसा कहा जा रहा है कि इस r दूरी से जो है ना, r दूरी से यहां पर जो कि आपको यहां कोई p पॉइंट है, यहां पर आपसे पूछा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नहीं तो आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो आप क्या करिए इस जगह पर क्या करिए, पॉजिटिव चार्ज को आप रख दीजिए, ठीक है ना। वो भी कैसा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख दीजिए, यूनिट चार्ज को रख दीजिए और देखिए कि क्या है, आप वहां पर ऑब्जर्व करिए कि कितना फोर्स अनुभव कर रहा है, कोई ना कोई फोर्स अनुभव करेगा, नहीं तो मान लीजिए कि आप फोर्स कितना अनुभव किया, यह एक फोर्स को अनुभव किया, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका यह चार्ज कितना है, यह जो कि क्यू चार्ज है, नहीं या जो कि कोई भी चार्ज जो कि आपका यह क्यू, इसको जो कि कैपिटल क्यू दिखा दीजिए, लेकिन ये कैपिटल क्यू। लेकिन यह देखिए यहां जो कि यूनिट चार्ज कितना जो आपको अनुभव किया है, यूनिट चार्ज एक फोर्स को अनुभव किया है, ठीक है। तो देखिए अब यूनिट चार्ज हम लाएंगे कहां से, तो मान लीजिए कि आप यूनिट चार्ज नहीं, आप कोई चार्ज को रख दीजिए, कोई चार्ज क्यू रख दीजिए आप यहां पर, ठीक है। तो देखिए क्यू चार्ज आपका कितना अनुभव किया है, एक फोर्स अनुभव किया है, नहीं तो आप देखिए क्या यूनिट चार्ज कितना फोर्स अनुभव करेगा, तो 1/q। और यही कह रहा है यूनिट चार्ज जो अनुभव करेगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए यूनिट चार्ज को हम वहां पर क्या करेंगे, Q0 से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यूनिट चार्ज कुछ होता नहीं है यहाँ पर जो है, ठीक है। यूनिट चार्ज का डिफिनेशन करने के लिए तो देखिए हम आपको कहेंगे कि देखिए Q0 चार्ज कितना फोर्स अनुभव किया, तो 1, तो यूनिट चार्ज कितना करेगा, 1/Q0। और Q0 का मीनिंग आपको बता देते हैं क्या है कि यही हमारा यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ठीक है। मतलब यह क्या हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यही चीज यहाँ लिखा हुआ देखिए कि ऐसा करके कोई सोर्स चार्ज है जो Q से दिखा दिए, यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ कोई पॉइंट है P है, हमको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए क्या होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, लेकिन क्या बोले कि यहाँ पर क्या करें, पहले
टेस्ट चार्ज का ही दूसरा का मीनिंग क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होता है, इसका मीनिंग होता है पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेस्ट चार्ज क्या रख दिए, क्यू रख दिए, और यहाँ से आप देखिए क्या हुआ है, कह कि से फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू सम सोर्स चार्ज इज एफ। आप देखते क्या है कि यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा है, यह फोर्स एफ लगा है, कितना फोर्स लगा है, यह फोर्स एफ अनुभव किया है। तो आप जानते हैं फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, तो आप देखें ना कि क्यू नॉट चार्ज पर आपका फोर्स एफ आया है, तो यूनिट चार्ज पे कितना आ जाएगा, एफ बाई क्यू नॉट। तो आप देखते हैं वो फोर्स कितना आता है, एफ बाई क्यू नॉट। और डेफिनेशन क्या कहता है, यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यही चीज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं मतलब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, एफ बाई क्यू नॉट। क्यू नॉट हमारा क्या है, यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, क्यू नॉट क्या हमारा यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बाई क्यू नॉट, क्या होगा, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। एफ क्या है, तो वहां पर जो चार्ज पार्टिकल आपका जो अनुभव किया है जितना फोर्स वह फोर्स है, और क्यू नॉट आपका क्या है, टेस्ट चार्ज है, बोले तो यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। ठीक है, अगर जो कहेगा कि मान लीजिए ऐसा जो है लिखा ही होगा, लिखने में आपको देखिए, आप अभी देखें क्या है, एक बराबर क्या है, एक ऐसा जो है कि आप देखे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर कितना था, एफ बाई क्यू नॉट जो था। नहीं, क्यू नॉट आपका क्या है, चार्ज ही है ना जो, तो हम उसको क्यू नॉट का इसका क्यू कर देते हैं। तो यह बतलाइए कि यहाँ पर फोर्स है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, तो क्यू इनटू ई, क्या हो जाएगा बराबर क्यू इनटू ई, क्या दिक्कत है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इनटू ई। तो याद रखिए किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और वहां पर चार्ज क्यू है, तो वहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, तो क्यू इनटू ई। याद रखिए यहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू इनटू ई। ठीक है, कभी कभी इसी में एक्सेलरेशन पूछ देता है, तो देखिए उस केस में क्या कर सकते हैं, ए बराबर ए में कोई गलत थोड़ी ना है, ए बराबर ए में, और यह फोर्स आप कर रहे हैं कितना, क्यू इनटू ई, तो यहाँ से ए बराबर कितना हो जाएगा, क्यू ई बटा ए। तो एम क्या ले लेंगे, उसी चार्ज का मास ले लेंगे। ठीक है, अगर जो वह इलेक्ट्रॉन है तो क्यू भी डिसाइडेड है नहीं, और एम भी उसका डिसाइडेड है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत तरीका से इसमें घुमाता है, क्योंकि प्रत्येक टर्म के लिए कुछ ना कुछ फार्मूला होता ही होता है। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है क्या है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, क्या बोले यहाँ जो कि आपको ऐसा यूनिट पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखिए आप फार्मूला जाने हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, एफ बाई क्यू। नहीं तो यहाँ से यूनिट डायरेक्ट लिख देते हैं, आपको तरीका बतलाएगा क्या कि पहले फार्मूला लिखिए और उस पर सोचिए। तो फोर्स के लिए तो हमेशा न्यूटन, और चार्ज के लिए कूलम। नहीं तो क्या हो जाएगा इसका यूनिट, न्यूटन पर कूलम। लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है, इसका एक और यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, इसको भी याद रखिए। यह कब पढ़ना है, इसी चैप्टर में पढ़ना है आपको। फार्मूला होता है dV बराबर माइनस के E डॉट dr। नहीं तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बताइए, माइनस के चेंज इन वेलोसिटी, पोटेंशियल डिफरेंस बटा dr, बोलते डेल्टा कर दीजिए, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बटा डिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट, नहीं वोल्ट और डिस्टेंस का यूनिट मीटर। तो याद कर लीजिए यह बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभिजीत। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। क्या बोले, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट दो यूनिट बतला है, न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। बिहार बोर्ड के 2011 का क्वेश्चन जो आता था, इसका जो क्वेश्चन आंसर 1 से अधिक होता था। ठीक है, उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट इसमें से कौन है, और ये सब यहाँ एक ऑप्शन बी में था, एक ऑप्शन सी में जो था। ठीक है, तो वहां पर दोनों ऑप्शन टिक करना था, बी और सी। तो पहले ऐसा आता था, अब ऐसा नहीं आता, अब सिंगल सिंगल आता है। ठीक है, लेकिन आपको कभी आएगा क्वेश्चन तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सब कल डिस्कस करेंगे।